आज ज्यादा लोग आए हैं, क्या बात है? कल छुट्टी थी इसलिए? आज सुबह छुट्टी थी, ओ अच्छा अच्छा। तो मन नहीं लगा होगा कि चलो अब सुबह नहीं गए तो शाम को चलते हैं ना। बिल्कुल कभी खाली घूमते हैं, कोई काम नहीं, तो चलो क्लास चले, है ना। दिन भर कुछ नहीं किया होगा तो है। आज मैं बहुत दिनों बाद इतने लोग दिख रहा हूँ तुम्हारी क्लास में, है ना। दीदी सीट नहीं मिल रही क्या आज आपको भी? आज ये वाला जोन भी फुल है ना। ये भी आई है आज, है श्रीलंका क्या वो? सारी रावण की बहनें बैठी हैं। अच्छा, श्रीलंका में कौन भाई बहन रहेंगे? हाँ जी बताओ। नहीं हो? मान लो नहीं हो बस। तो सुनो भाई, तो क्या पढ़े बताओ, मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। देखो, है डांस नहीं आता कर क्या? लक्षद्वीप है आज का, ठीक ठीक ठीक, लक्षद्वीप मान लो, कोई बात नहीं, अंडमान निकोबार मान लो, कुछ मान लो। तो वो अब देखो शादी वगैरह जो होती है ना, अभी शहरों की शादियां हैं, है ना। अगर ये वाला कार्यक्रम गांव में हुआ होता तो इसमें पता क्या होता, लड्डू बांट दिए होते सब। नहीं ये तो होता ना कम से कम। अब तो मुझे लगता है लड्डू नहीं बनते होंगे इधर शहर भर में, है? वो सीधा डायरेक्ट आज रेडीमेड सिस्टम हो गया भाई, ले जाओ जितने शादी चलेगी, खाना बचेगा उसके बाद पूरा साफ, है ना। तो गांव में तो 2 क्विंटल चीनी के लड्डू अलग से बनवाते हैं, किलो में, मोहल्ले में, गांव में बांटने के लिए सब जगह पे, है कि नहीं? उसी पे लड़ाई हो जाती है। होता ही होता है। यहाँ क्या बोलते, पत्तल बोलते हैं, पत्तल जो देते हैं, बाइना बोलते हैं। अच्छा बाइना बोलते हैं, अगर हम पत्तल बोलते हैं उसको। तो जो अपनी मम्मियाँ होती है, मम्मियाँ वो अपने अपने घर में, मतलब अपने मामा के घर और अपनी मौसी के घर, उनको इतना भर के देती है ना। और अपनी जो बुआ होती है, बुआ उसे 11 लड्डू बर्फी देती है। होता है तुम्हारी भी लगभग वही हालत सब जगह पे ना, सबकी मम्मियाँ खत्म है सबकी सब, है ना। ऐसे होता है, पता नहीं क्या महिलाओं में क्या होता है, पता नहीं सिस्टम। ठीक है, अब ज्वालामुखी पर आते हैं ना। आज ज्वालामुखी पर पढ़ा दिया था ना, इतना अभी पूरा नहीं हुआ है वो। हाँ उसमें थोड़ा सा पढ़ा है, दीदी पढ़ा चिंता मत, देखिए कितनी दुबली पतली होगी, चिंता में सुख सुख की। तो क्या करिए, तो इसकी वो चिंता करती है बावली। तो देखो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? मैंने कुछ बता दिया था। जैसे ज्वालामुखी का मतलब होता है जिसके मुख से आग निकलती है। ज्वालामुखी पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहलाता है। पृथ्वी से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, जिसमें गैस, दीदी प्रणाम, ठोस चट्टानी टुकड़े, और उसके अलावा एक निकलता है तरल पदार्थ। तो गैसों में जो, दीदी प्रणाम नहीं लिया, आप इतनी बड़ी हैं बताओ, जो कुछ नहीं समझे छोटे मोटे मास्टरों को। दीदी फिर से प्रणाम, गला हाथ दो, कह देना कम से कम, कुछ रहो बोले क्या करो, कुछ रहो, लकड़ी लाओ, लकड़ी लाओ। चरण भी जाओ यहाँ। तो 3 प्रकार के पदार्थ, एक गैस, एक ठोस चट्टानी टुकड़े। ये तुम्हारा बैच खत्म हो जाएगा, फिर मेरा ऑफलाइन कोई बैच नहीं है यहाँ पर, कैसे मन लगेगा? ऑनलाइन में तो, ऑनलाइन में बहुत नौटंकी करनी पड़ती है वहाँ, पता नहीं यार, चलो कोई बात। पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुआ अभी, मैं पढ़ा दूँ पक्का, पर्सन आने की कोई गारंटी नहीं। अभी पढ़ा दूँ। अब बोलो नहीं ना ना वो सर, तुम्हारी क्लास में एक सर आए होंगे पॉलिटिक्स पढ़ाने के लिए, आए थे क्या? कोई आए थे? कई बार क्या होता है ना कि कुछ अच्छी चीजें आसानी से समझ में नहीं आती है ना। और वो बीपीएससी के टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है। कई बार कुछ लोगों को ना समय देना पड़ता है समझने के लिए, है ना। तो आप अगर क्लास में लगे तो थोड़ा देखना, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको ना। अब सुनो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कई बार चीजों को समझना पड़ता है डेप्थ में जाकर के ध्यान से, है ना। अब सुनो, गैसों में सबसे गैस कौन सी निकलती है? क्या जलवाष्प, क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है। जलवाष्प जिसमें 60 से 90%, फिर वायु में मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, कई सारी गैसें फिर उसमें आ जाएंगे। मतलब 10% से 30% के बीच में बाकी गैसें, और मैक्सिमम पार्ट इसका होता है जलवाष्प। ठोस चट्टानी जो टुकड़े होते हैं उसमें लैपिली, ब्रेसिया, स्कोरिया, बम, इस प्रकार के टुकड़े होते हैं। वो टुकड़ों के आकार के आधार पर, जो जैसे मान लो कि जब ये विस्फोट होगा ज्वालामुखी, तो धरातल तो टूटेगा भाई, मैग्मा धरातल को तोड़ के बाहर आएगा ना, तो धरातल जब टूटेगा तो कुछ चट्टानी टुकड़े बड़े होंगे आकार में, कुछ उसमें छोटे होंगे, और कुछ जो है वो धूल राख होगी उसकी। तो राख जो होगी उसको टफ कहते हैं, राख क्या कहते हैं? टफ। और जो बड़े बड़े त्रिकोणाकार चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं बम, क्या बोलते हैं? और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनमें लैपिली, ब्रेसिया, स्कोरिया, ये छोटे टुकड़े होते हैं। फिर जैसे मान लो आपको पता है कि जब ज्वालामुखी फटा तो गैस निकली, गैसों में कौन आई? जलवाष्प आई। और जलवाष्प कितनी आई? 60 से 90 आई कि नहीं आई? और धूल भी निकली, गैस भी निकली, मतलब गैस मतलब जलवाष्प निकली। तो जलवाष्प जब 12 किलोमीटर ऊपर जाएगी तो क्या बना लेगी? बादल, संघनन होगा, है कि नहीं। और संघनन होने के लिए कोई ना कोई ठोस सतह चाहिए। तो जो धूल है वो ठोस सतह का काम करेगी, तो संघनन हो जाएगा। तो जहां ज्वालामुखी फटेगा वहां पर बादलों का निर्माण हो जाएगा। और बादल जब संघनित होंगे तो उससे क्या होगी? बारिश। अब जब बारिश होगी तो जो धूल थी जिसको हमने टफ कहा था, राख, वो राख नीचे क्या हो जाएगी? उस ज्वालामुखी के आसपास क्या हो जाएगी भाई? राख तो ऊपर गई है, नीचे आएगी सारी राख, नीचे जमा हो जाएगी। उधर ऊपर से पानी बरसेगा तो फिर वहां पर जो है दलदल बन जाएगा, और फिर वो जो टफ जो राख है वो जम जाएगी, वो फिर स्लेट चट्टान बन जाती है। कौन चट्टान होती है? स्लेट चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है राख, ठीक है ना। उसको टैफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टैफिया। फिर कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे एक स्थलाकृति होती है जिसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। क्या बोलते हैं? बैथोलिथ गुंबदाकार। कैसा होता है? लास्ट में पढ़ाया था मैंने सब ना, जिसका आधार किससे जुड़ा हुआ? मैग्मा चैम्बर। एक आप लैकोलिथ, तो मध्यवर्ती भाग में धरातल में बनने वाला लावा के मैग्मा के जमाव से बनने वाला गुंबदाकार आकृति होती है, जिसको लैकोलिथ कहते हैं। तस्तरी नुमा जो होता है उसको लैकोलिथ कहते हैं। जो तरंग के रूप में होता है अपनति अभिनति उसको फैकोलिथ कहते हैं, बताया था। जो क्षैतिज जमा होता है उसको सिल, और सिल का ही छोटा रूप क्या होता है? सीट। और लंबवत जमा होता है डाइक, है ना। ज्वालामुखी के मुख पर पहले नुमा जो आकार बनता है उसको क्रेटर, जैसे क्रेटर बन गया। अब क्या हुआ कि मान लो उसी ज्वालामुखी में फिर दोबारा से विस्फोट हो गया, और जब दोबारा ज्वालामुखी विस्फोट हो तो क्रेटर था, अब वो और बड़ा हो गया भाई। क्रेटर था
वो दोबारा फट गया, उसमें वो ब्लास्ट हो गया और क्रेटर का आकार वो ज्यादा बड़ा हो गया। तो जो क्रेटर का ही बड़ा रूप होता है उसको बोलते हैं काल्डेरा। क्या बोलते हैं? फिर उसमें पानी भर जाता है, पानी जब भर जाएगा तो उसमें फिर वो कहलाएगा क्या? तो पानी भरने से झील बनेगी, तो झील कहलाएगी कौन सी? क्रेटर झील। कौन झील? क्रेटर। आई बात समझ में? ज्वालामुखी को क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से? 3। तो ज्वालामुखी में एक प्रकार होता है उसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी है? एक होते हैं मृत ज्वालामुखी, एक कौन से होते हैं? मृत। एक होते हैं सुसुप्त, है ना? सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त। देखो सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जिनमें लगातार या एक समय के अंतराल पर लगातार कंटीन्यूअस क्या हो रहा है? नियमित रूप से जिनसे मैग्मा का उद्गार हो रहा है। तो जिनमें नियमित मैग्मा उद्गार हो ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं कौन से? उनको कहते हैं। अपनी क्लास के यही कब के? कल के? अच्छा, पुराने नोट्स हैं कोई? वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी के पास? अपनी किसी क्लास के कोई नोट्स है किसी बच्चे के पास? है तो दिखा दो, कहीं कोई पढ़ा हुआ है तो ठीक है ना? लाओ दिखा दो, कोई बात नहीं, उसमें देख लेंगे। हैं दे देना, कोई बात नहीं, अपन वैसे ही देख रहे हैं। कुछ फेमस एग्जांपल बता देंगे इसमें से देख कर। नहीं, सक्रिय ज्वालामुखी जिनसे लगातार क्या होता है? उद्गार होता रहता है। ये तुम लोग नोट्स वगैरह क्यों तक पढ़ रहे हो? ये सब अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं खान सर वाले, है ना? बहुत कुछ नहीं है इनमें, बहुत कुछ छोड़ डलवा देंगे, क्या दिक्कत है? घनी चीजें इसमें। ये नोट्स तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ही नोट्स हो, लेकिन है नहीं ये, है ना? ये किसने लिखवाया है? ठीक है, तो अपनी इसको देख रहे थे। तो एक होता है सक्रिय। कौन सा होता है? सक्रिय। किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी है, सक्रिय नहीं है। किलिमंजारो सक्रिय नहीं है, मृत है ना? करवाई थी क्या चेंज? हाँ, क्योंकि किलिमंजारो उसमें लिखा हुआ है मृत, तो मृत है। अच्छा ठीक है, देखो तो दुनिया में बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना? तो सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे पहले तो अपना वाला खुद का ही अपना ही। और सक्रिय में कौन सा आता है? कौन सा आता है? बैरन। बैरन आता है। तो बैरन जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन। एक ज्वालामुखी इसको बोलते हैं स्ट्रोम्बोली। कौन बोलते हैं? स्ट्रोम्बोल। स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली। ये स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ना, ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी आपका ये आता है भूमध्य सागर में। कहाँ आता है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसको कहते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं किसका? भूमध्य सागर, क्योंकि भूमध्य सागर में बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। कौन सा? तो ये कौन सा है? स्ट्रोम्बोली। बोलो कौन सा है? स्ट्रोम्बोल। कौन सा है? स्ट्रोम्बोल। एक अपने आगे चल के आएगा नाम, मैं वैसे बता देता हूं बोल करके। एंडीज पर्वत है। कौन पर्वत है? एंडीज। और एंडीज पर्वत के अंदर एक देश पड़ता है जिसका नाम इक्वेडोर। कौन सा देश है? और इसके अंदर एक ज्वालामुखी पड़ता है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कौन सा पड़ता है? कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी वह कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी कैसा है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना, कोटोपैक्सी दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कौन सा है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ठीक है ना? तो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ से आपको ये एक पर्वत दिखेगा, ओरिएंटल एंडीज, ऑक्सीडेंटल एंडीज, दोनों पर्वत हैं। और ये लास्ट में आप जिसको एंडीज कहते हो, ये एंडीज। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा? एंडीज। इसमें यहाँ पर स्थित है कौन सा? कोटोपैक्सी। ये तो कोटोपैक्सी है। और यहीं पर नीचे एक ज्वालामुखी पड़ता है, यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है पेरू। कौन सा है? पेरू। और यहाँ पर एक देश पड़ता है चिली। कौन सा है? चिली। और चिली, और ये यहाँ पर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है ना, तो ये अर्जेंटीना है, ठीक है। और अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर पड़ता है माउंट एकांकागुआ। एकांकागुआ, एकांकागुआ पड़ता है, एकांकागुआ, है ना? एकांकागुआ पड़ता है, एकांकागुआ। और माउंट एकांकागुआ के बारे में ध्यान रखना, माउंट एकांकागुआ दुनिया का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे ऊंचा मृत, दुनिया का सबसे ऊंचा मृत कौन सा है? एकांकागुआ। और एक बात और ध्यान रखना, एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है। और एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और एकांकागुआ यह है पश्चिमी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है ना? पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज की भी सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी। और एकांकागुआ दुनिया का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी भी ये है। एक इटली के अंदर ही पड़ता है एटना। इटली में कौन सा पड़ता है? तो सक्रिय ज्वालामुखियों की एक श्रेणी में कौन सा भी आता है? एटना। दुनिया का सबसे पुराना जो सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है कौन सा माना जाता है? एटना। एटना को दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। और एक आपका जो है ये पड़ता है जो अमेरिका के अंदर, अमेरिका नहीं, इसको आप ये कहो कि जो आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर को मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से, आप इसको इस प्रकार से, ये आपका ये कमचटका प्रायद्वीप है, कमचटका रूस का है। और ये यहाँ पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये यहाँ पर चाइना और ये ताइवान, और ये इस तरफ आपका कंबोडिया वगैरह ये सब आ जाते हैं। कंबोडिया और यहाँ पर कौन सा देश पड़ता है? फिलीपींस। फिलीपींस है, ये सब पड़ते हैं यहाँ पर ना। बोर्नियो आइलैंड पड़ता है, फिलीपींस पड़ता है, बोर्नियो आइलैंड है। ये यहाँ पर सुमात्रा, और ये कौन सा है? जावा। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, पूर्वी तिमोर जिसकी राजधानी दिल्ली, पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली, पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली, पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर याद रखना, आ सकता है पेपर में, ठीक है ना? याद रखना, पेपर में आ सकता है। और यहाँ से आपका ये वाला जो है इस तरीके से, ये वाला जो पड़ेगा, ये वाला नॉर्थ अमेरिका है। कौन सा अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है ना? नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। और इस नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, और ये पड़ता है, इसको बोलते हैं हवाई। कौन सा बोलते हैं? प्रशांत महासागर पूरा। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत। इस इतने बड़े प्रशांत महासागर, ऊपर का प्रशांत है, नीचे प्रशांति है, उत्तरी गोलार्ध में प्रशांति है। इस प्रशांत महासागर में जब व्यापार होता है तो ट्रेड होता है ऐसे, जैसे भारत की तरफ से चल करके जाएगा। देखो इधर से आपका पड़ता है अरब, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक नहीं? अरब ये तो है, इराक, अरब, और इधर से लाल सागर, इधर से ट्रेड होता है ऐसे, ऐसे ट्रेड होता है। और जो कोई शिप इधर जा रहा होगा तो आप बताओ इतना लंबा रूट तय करना होगा, या कोई चाइना से चल के मैक्सिको जाएगा, या कनाडा अमेरिका से चल करके और इधर आएगा दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ। तो इस पूरे प्रशांत महासागर में एक ही जगह हवाई, कौन पड़ता है? हवाई। और हवाई जो द्वीप समूह है ना, उसी हवाई द्वीप समूह में एक द्वीप के ऊपर स्थित है जिसका नाम है होनोलुलु बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। कौन सा है? इसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अरे नहीं, हंसने की बात नहीं, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है होनोलुलु बंदरगाह, लेकिन नाम बहुत मजेदार है, इनको कोई नाम ही नहीं मिला। होनोलुलु बंदरगाह इसको कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा, प्रशांत महासागर का चौराहा, चौराहा। और ये हवाई द्वीप के ऊपर भी कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो कई सारे जो है एक ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक और मैं आपको बताऊं, एक होता है, देखो एक और पड़ता है आपका, देखो इसका नाम है, क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था गेसर, बताया था गेसर, नहीं बताया आपको ना? बताया था मैंने शब्द बोला था, व्याख्या नहीं करी, है ना? इससे संबंधित एक शब्द बताता हूँ यहाँ से,
एक होता है आपका जिसको बोलते हैं गेसर, क्या होता है गेसर, या इसको हम जनरली गीजर बोलते हैं। गीजर जानते हो क्या होता है? अभी तो प्रयोग चल रहा होगा, गीजर अभी तो चल रहा होगा सबके यहाँ। तो गीजर, अच्छा कोई बात नहीं है, लगवा लो, नहीं है तो बस। तो गीजर गर्म पानी करने का होता है, मतलब एक प्रकार से किसका स्रोत है बताओ, गर्म पानी का। किससे मिलता है? गीजर, गीजर से मिलता है गर्म पानी। तो भाई सब गीजर से हमें गर्म पानी मिलता है। ऐसे क्या होता है कि जैसे किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी फटा, अब ज्वालामुखी फट लिया, शांत हो गया, लेकिन नीचे तो मैग्मा है, नीचे तो धरातल में है मैग्मा सरफेस पर। अब बेसिकली क्या होगा कि ऊपर का पानी रिस रिस के और किसी वहाँ ज्वालामुखी के क्षेत्र में जाकर जमा हो जाएगा। अब ज्वालामुखी क्षेत्र में पानी जमा हो जाकर के, अब वो पानी का गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या बनेगा? गैस। गैस बनेगा तो वो जो है वो गैस क्या करेगी, एकदम से किसी दरार के माध्यम से, कोई ना कोई ज्वालामुखी क्षेत्र में दरार होगी, उस दरार के माध्यम से वो पानी गैस, कुछ गैस के रूप में निकलेगा और कुछ गर्म जल के रूप में। तो बेसिकली जब ज्वालामुखी समाप्त हो जाते हैं तो उनके रहे बचे जो अवशेष होते हैं वो हमें गर्म जल के फवारे के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ज्वालामुखियों में मिलने वाले गर्म जल के जो फवारे होते हैं, जो एक अंतराल के ऊपर उत्सर्जित होते हैं, पानी निकलता है बाहर, उनको कहते हैं यार, बच्चे भी दिमाग पगले हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पर कोई ध्यान नहीं है, फालतू की जो बात है उन सब पर ध्यान है। मैंने क्या कहूँ, फालतू टाइम बंद करो यार, कमेंट बंद क्यों चलाते तुम, कमेंट क्यों चलाते तुम लोग, क्या कर लोग बताओ, कमेंट दिखा कर बंद कर दे, कमेंट क्लास में लगाया करो। तो बेसिकली गर्म जल का क्या होगा, एक प्रकार से फवारा होगा। जैसे एक गेसर है, अमेरिका के अंदर यूएसए में एक पड़ता है येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ध्यान रखना, अमेरिका में कौन सा नेशनल पार्क है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। और इसके अंदर एक गेसर है, गीजर है, जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गेसर। कौन सा है? ओल्ड फेथफुल गेसर है ना, ओल्ड फेथफुल गेसर है, ओल्ड फेथफुल गेसर। अमेरिका के अंदर पड़ेगा येलो स्टोन नेशनल पार्क। कौन पड़ेगा? येलो स्टोन नेशनल पार्क। और उसमें गेसर कौन सा है? ओल्ड फेथफुल गेसर। कौन गेसर है? ओल्ड फेथफुल गेसर। और ये जो ओल्ड फेथफुल गेसर है भाई साहब, ये ओल्ड फेथफुल गेसर के बारे में ध्यान रखना, ओल्ड फेथफुल गेसर में प्रत्येक 66 मिनट के अंतराल पर, कितने अंतराल पर गर्म जल की एक फवार निकलती है, कुछ मिनट तक वो फवार ऊपर जाती है, फिर वो पानी बंद हो जाता है, फिर एक 66 मिनट के अंतराल पर पानी का उत्सर्जित होता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर 66 मिनट पर पानी का उत्सर्जन होता है, फिर बंद हो जाता है। गर्म पानी की फुहार इस तरीके से निकलती है। तो ध्यान रखना, ओल्ड फेथफुल गेसर। आप मैनेजर है क्या मेरे यहाँ? पहले चेक करोगे फिर मुझे पढ़ाओगे, तो सीधा पढ़ा देगा, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं है, इस पे पहले पढ़, इसमें क्या लिखा है बता दे, तू बता दे बावली, दिमाग नहीं है इसमें। देखो आगे जान दो। तो ओल्ड फेथफुल गेसर इस प्रकार से एक आपको मिलेगा, ठीक है ना, यूएसए के अंदर। एक और होता है, कई बार क्या होता है ना कि पानी नहीं निकलता है, केवल क्या होता है कि धुआं निकलती रहती है, धुआं नहीं होती, वो क्या होती है? वाष्प। क्या होती है? वाष्प, है ना। उनको बोलते हैं वाष्प निकलती है, उनको बोलते हैं क्या? अरे यार, एक पड़ती है यहाँ से, एक यहाँ से पर्वत है, उसका नाम है ब्रुक्स। कौन सा पर्वत है? ब्रुक्स पर्वत, ब्रुक्स, है ना। उनको बोलते हैं धुआरे। क्या बोलते हैं? धुआरे, धुआरे, धुआरे। या इनको फ्यूम रोल बोला जाता है, फ्यूम रोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूम रोल्स, अंग्रेजी में फ्यूम रोल, धुआरे। ये ब्रुक्स पर्वत है, यहाँ पर नीचे पर्वत है अलास्का। कौन सा पर्वत है? अलास्का। और इस ब्रुक्स पर्वत के बीच से एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है यूकोन। कौन नदी है? यूकोन। कौन नदी है? तो यूकोन, जैसे गंगा नदी जहाँ से बहती है वो गंगा घाटी है, ऐसे यूकोन जहाँ से बहती है वो यूकोन घाटी है। कौन सा है? यूकोन। और यूकोन घाटी के अंदर अलास्का में एक फेमस ज्वालामुखी क्षेत्र, उसको बोलते हैं कटमई। क्या बोलते हैं? कटमई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटमई। तो देखो, एक यूकोन घाटी है, कौन सी घाटी है? यूकोन घाटी। और यूकोन जो घाटी है ना, यूकोन घाटी में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है। और कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र में पड़ती है 10 सहस्त्र द्वारों की घाटी। 10 सहस्त्र, 10 सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1000, है ना, 10 सहस्त्र द्वारे। कौन सी घाटी है? 10 सहस्त्र द्वारों की घाटी, द्वारों की घाटी। देखो कटमई क्षेत्र पड़ता है, और कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? यूकोन नदी की घाटी। और यूकोन नदी की घाटी कहाँ पर है? अलास्का। कहाँ पर है? अलास्का। तो 10,000 द्वारे माने जाते हैं। कितने द्वारे मानते हैं? 10। देखिए वैज्ञानिकों ने देखा होगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा तो पाया होगा कितने द्वारे मिलते हैं? 10। छोटे छोटे क्षेत्र है, वाष्प निकलती है लगातार, है ना। एक प्रकार से भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? भूतापीय ऊर्जा। भूमि से पानी गर्म निकलता है, वाष्प निकलती है, वो क्या है? भूतापीय। और क्या है? थर्मल एनर्जी। तो 10,000 द्वारों की घाटी मिलती है अलास्का के अंदर, ठीक है ना। और ये कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है, यूकोन नदी की घाटी है, 10,000 द्वारे मिलते हैं। तो दो चीज, ओल्ड फेथफुल गेसर अमेरिका के अंदर है, और 10,000 द्वारों की घाटी कहाँ पर है? अमेरिका। ये अमेरिका के अलास्का में पड़ती है, ठीक है। यूकोन नदी की घाटी है और कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कोई धुआं निकल रहा है ना, कोई धुआं उठ रही है, मतलब वाष्प निकल रही है, और वाष्प निकल रही है, अगर उसके अंदर सल्फर की मात्रा ज्यादा हो, किसकी मात्रा ज्यादा हो? किसी ज्वालामुखी क्षेत्र में ज्वालामुखी फट लिया, बंद हो लिया, निपट लिया ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी नहीं फट रहा है, मैग्मा नहीं निकल रहा है, शांत हो गया ज्वालामुखी। अब वहां पर धुआं निकल रही है, पूरे एरिया में, बड़े से एरिया में दरारें हैं, और दरारों से निकल रही है धुआं। ऐसे देखिए दूर से धुआं उठ रही हो, लेकिन वो वास्तव में होती है जलवाष्प। तो जब कभी भी द्वारों के अंदर जो जलवाष्प निकलती है उसमें सल्फर की मात्रा क्या हो? ज्यादा। तो सल्फर की मात्रा जब ज्यादा हो ना, सल्फर, या इसको हम बोलते हैं गंधक। तो जो गंधक युक्त द्वारे होते हैं, गंधक युक्त, उनको सोल्फतारा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोल्फतारा कहा जाता है, सोल्फतारा, सोल्फतारा कहते हैं, है ना। तो सोल्फतारा कहते हैं, ये बोलते हैं सोल्फतारा। सोल मतलब सल्फर, ये क्या है? सल्फतारा, सल्फर है इसमें। तो ऐसे द्वारे जिसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा हो उनको क्या कहते हैं? सोल्फतारा। आई बात समझ में? तो ये ज्वालामुखी की समाप्ति के अंतिम लक्षण होते हैं द्वारे और एक आपके गेसर, द्वारे और गेसर। ज्वालामुखी समाप्ति के अंतिम लक्षण है द्वारे और गेसर। आगे बात समझ में? तो सक्रिय के मैंने जो नाम बताए, एक तो कोटोपैक्सी, एक बैरन, एक एडना, एक आपको नाम बोली। ये दुनिया के 4 बड़े 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 ज्वालामुखी जो सक्रिय है। इसके बाद चलते हैं, एक होते मृत। मृत ज्वालामुखी में एक नाम बताया मैंने, आकांका हुआ, मतलब वे ज्वालामुखी जैसे उद्गार हुआ, अब उसमें ज्वालामुखी उद्गार बंद हो गया। अब क्योंकि उद्गार बंद हो गया है, अब भविष्य में उसमें उद्गार की कोई संभावना नहीं है, मतलब लो ये भगवान, अब ये बात नहीं पड़ा। तो जो है क्या कहते हैं, हाँ आगे अब उद्गार ज्वालामुखी का नहीं होगा, है ना, बंद हो चुका, कंप्लीटली बंद। अच्छा क्या आपको लगता है दक्कन के पठार महाराष्ट्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है? लगता है क्या? कहीं कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं है। तो वो मृत ज्वालामुखी, तो जिसमें उद्गार की भविष्य में कोई संभावना 0.1% भी संभावना ना हो, उनको बोलते हैं मृत। कौन ज्वालामुखी बोलते हैं? मृत ज्वालामुखी। तो इसमें एक बड़ा फेमस नाम है जिसको बोलते हैं अकांका गुहा। अकांका गुहा चोटी भी है, अकांका गुहा एक मृत ज्वालामुखी भी है। तो अकांका गुहा जो है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण, मृत ज्वालामुखी उदाहरण अर्जेंटीना और इसकी सीमा पर है। अपने भारत में मृत ज्वालामुखी के घने एग्जाम्पल है। दक्कन का पठार सारा मृत ज्वालामुखियों पे पठार है, जहां जहां पर काली चट्टानें मिलेंगी लावा की, वो सब क्या है? ज्वालामुखी फटा था।
तब ना मिलता है वहां पर। हिमालय में भी ऐसे ज्वालामुखी, द्रास के अंदर भूतापी ऊर्जा का स्रोत है, द्रास के अंदर मणिकरण घाटी है, ये भूतापी ऊर्जा गर्म पानी आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे कहीं ना कहीं ज्वालामुखी से है, तब ना वहां पर हुआ है ऐसा। अरे है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ लिंक पर जुड़ा हुआ है ज्वालामुखी से। तो ये तमाम वे क्षेत्र हैं जहां ज्वालामुखी किसी समय पर उद्गार हुआ था, ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम आएगा। तो ये हो गया एक मृत ज्वालामुखी का बड़ा एग्जांपल है किलिमंजारो, तंजानिया देश में। कौन देश में है? तंजानिया। तंजानिया देश के अंदर पड़ता है कौन सा? किलिमंजारो। तो किलिमंजारो में भी जो है एक प्रकार का ज्वालामुखी मिलता है, वो कैसे है? मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी ये शांत कहते हैं उनको, ठीक है ना। एक आपका देवबंद व कोह सुल्तान, देवबंद और कौन सा है? कोह सुल्तान, देवबंद व कोह सुल्तान। और देवबंद कोह सुल्तान कहां पड़ते हैं? ईरान में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? ईरान। ईरान के अंदर पड़ते हैं देवबंद कोह सुल्तान, ईरान। ईरान में पड़ेंगे, ईरान में देवबंद कोह सुल्तान। एक माउंट पोपा है म्यांमार, माउंट पोपा कहां पर है? ये कहां पर है? म्यांमार। म्यांमार। किलिमंजारो में बताइए कहां पर है? अफ्रीका के किलिमंजारो में पड़ता है, तंजानिया में पड़ता है, ठीक है ना। देवबंद कोह सुल्तान ये कहां पर है? ईरान के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा और आप देखो प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त। सुसुप्त ज्वालामुखी में अगर आप देखोगे तो एक आता है सुसुप्त ज्वालामुखी में उद्गार हुआ, आज फटा, ठीक है भाई। अब 5-4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल नहीं फटा, फिर फट गया। फिर पता चला 10-20-50 साल बाद फिर फट गया। और उसको देख एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, फिर बंद हो गया। अब उसको देख के पता चल रहा है कि फिर कभी फट सकता है, लगातार कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी दिख रही है उसके अंदर कि नहीं विस्फोट हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, और फिर विस्फोट हो जाए। तो एक ऐसा ज्वालामुखी जिससे एक किसी एक निश्चित अंतराल तो आप नहीं कह सकते हो, जिसमें दोबारा भविष्य में या तो कोई ऐसा रहा होगा जिसमें उद्गार हुए हैं या आगे भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें भविष्य में ज्वालामुखी से उद्गार होने की संभावना होती है, उनको बोलते हैं कौन से? उनको बोलते हैं सुसुप्त। कौन सा बोलते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं। सुसुप्त के जो ज्वालामुखी का एग्जांपल है उसमें फिलीपींस के ज्वालामुखी उसको बोलते हैं हिबक, हिबक। कौन सा बोलते हैं? हिबक, हिबक बोलते हैं, हिबक, 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 हिबक। फिलीपींस में मिलता है, कहां मिलता है? फिलीपींस, फिलीपींस में मिलता है। एक और ज्वालामुखी इसमें फिलीपींस में, एक और ज्वालामुखी इसका नाम है जापान का फ्यूजियामा। कौन सा पड़ता है? फ्यूजियामा। जापान कौन सा है? फ्यूजियम। कहां पर? जापान का है फ्यूजियामा, ठीक है, जापान का। और एग्जांपल बताओ, नाकोंडम भारत, अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र सुसुप्त है, ये भारत के अंदर है ना, अंडमान निकोबार के अंदर, अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। और भी है कुछ नाम, हाँ, यस 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 यस। एक ज्वालामुखी ये दुनिया का सबसे भयानक सुसुप्त ज्वालामुखी है भाई, इतना भयावह ज्वालामुखी है ना जिसके कोई अंत नहीं है, इतना खतरनाक है। जब ये फटता है ना ज्वालामुखी तो पता चलता है ज्वालामुखी फटा। ये तो पूरा ना प्लेट को ऊपर नीचे कर देता है धरती की। आप समझो प्लेट कितनी बड़ी चीज होती है, धरती की प्लेट आप इमेजिनेशन करके देखो आप एक बार। अच्छा, आप जब दूर तक देखते हो आप कितना किलोमीटर देख सकते हो? कितना? 25 किलोमीटर अंतर्यामी हो, पृथ्वी के दूसरे छोर तक देख सकते हो। ओ अच्छा, इधर देखोगे और नीचे दूसरी तरफ दिखेगा पृथ्वी पर ना, अंतर्यामी हो तुम ना। नहीं, सामान्य मानव वो बताओ कितना दिखेगा बताओ? मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, चलो माना 50 किलोमीटर ना। ओहो, तो तुम विद्वान हो तुम तो। अच्छा अच्छा, नहीं तुम विद्वान हो क्योंकि सूर्य देख सकते हो। अरे 15 करोड़ किलोमीटर देख सकते हो जितना सूर्य है। 15 करोड़ नहीं, कम बताया है ना। वे तो तारे जितना दूर तक दिख रहे हैं वो 15 करोड़ नहीं, तो हजार हजार करोड़ किलोमीटर हैं। जो छोटे छोटे तारे दिखते हैं, छोटे छोटे, सूरज भी तारा ही तो है, सूरज धरती के सबसे निकट तारा है। तो बाकी जो चमकते हुए दिख रहे हैं वो सब तारे हैं, तो करोड़ों करोड़ किलोमीटर दूर है, तो कई 100 हजार करोड़। नहीं भाई तुम बड़े आदमी हो, तुम कुछ भी देख सकते हो। तुम्हारी बात सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसे देखो कितना 1-2 5 किलोमीटर देख पाओगे, लेकिन प्लेट जो होती है ना वो तो 4-4 5-5 10-10 हजार किलोमीटर लंबी चौड़ी होती है। 5,000 किलोमीटर लंबी है, 10,000 किलोमीटर लंबी है। तो इंडियन प्लेट है, तो आप समझो इंडियन प्लेट की लंबाई कितनी है? 5,000 किलोमीटर के आसपास, 6,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर। तो इतनी लंबी चौड़ी प्लेट होती है, बताओ इतनी लंबी प्लेट और मोटाई होती है प्लेट की 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मोटाई हो जिस टुकड़े की, एक ऐसा टुकड़ा जिसकी मोटाई कितनी? 100 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई है 5,000 किलोमीटर, लंबाई है 10,000 किलोमीटर। इतने बड़े टुकड़े को जब कोई हिला दे ज्वालामुखी, तो आम ज्वालामुखी क्या बहुत बड़ा, ये वो है कराकट। समुद्र का जलस्तर ऊपर नीचे होगा, इंदिरा पॉइंट डूब गया पानी में। आप समझ रहे हो? इंदिरा पॉइंट इसी के चक्कर में इसी ने डूबा इंदिरा पॉइंट को। पता नहीं कौन सी हिंद महासागर की प्लेट ऊपर नीचे हुई थी, इंडियन ओशन की हुई थी, पूरा समझ रहे हो बात को? इंदिरा पॉइंट डूब गया, इसी ने डूबा था, ठीक है ना। भयानक ज्वालामुखी, बड़ी ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया के अंदर है। कहां पर है? इंडोनेशिया। सिनाका है, कौन सा है? सिनाका। एक सिनाका है, एक सिनाका नाम दिया हुआ है, एक सिनाका है। ये बड़े खतरनाक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सिनाका। और कौन सा है आपका? एक कराकट। ये है इंडोनेशिया। कौन से? कहां पर है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में आ गया। तो ये तुम्हारे होते हैं क्या? ज्वालामुखी होते हैं। चलो और क्या पढ़ाएं आपको बताओ, इसके अलावा बताओ जो तुम्हारे पेपर के लिए काम का हो। एटमॉस्फेयर पढ़ा दें, चलो लाओ एटमॉस्फेयर पर बात करें। किसका ये? जल संधियां नहीं पढ़ाएंगे अभी, महाद्वीपों में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन अभी लास्ट में देख लेंगे, अभी तुम पढ़ो थ्योरी को, फिर भी पकड़ दो, पीछे फोड़ कर दो, देखो पीछे किसकी किताब ले लेना। सुनो देखो, मैंने तुम्हें कह तो दिया कितनी बार है जी। अब मुझे क्या पता कहां फटा है? अरे कई फटते रहते हैं। अच्छा अभी अफ्रीका में फटा है एक भारत में पड़ा है, बड़ा तांग फटा है जो अंडमान निकोबार के अंदर, पंख ज्वालामुखी है, वो तो मैंने बता दिया उसके लिए, तो सुसुप्त है वो ना। तो इथियोपिया के अंदर फटा था एक ज्वालामुखी जिसका रात भारत की तरफ आ रहा था, लेकिन वो हवाओं के साथ उधर चला गया, चीन की तरफ मुड़ गया था, है ना। तो अब सुनो, आप मैंने तुम्हें पर्वत, पठार, घास के मैदान, जल संधियां, खनिज और जनजातियां और ये जितने टॉपिक हैं ये सब पढ़ा दूंगा यार अंकल जी, मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। वायुमंडल पढ़ लेते हैं, थोड़ा पवनों के बारे में पढ़ लेते, बता दिया है, नहीं छोड़ के भाग रहे। तो एटमॉस्फेयर देखो, वायुमंडल, ठीक है ना। वायु क्या है पहले तो इस पर आओ, वायु, ठीक है ना। वायु क्या है? एयर। तो देखो एयर क्या है? ये है गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। गैसों का जो मिश्रण होता है ना, वो गैसों का मिश्रण क्या होता है? वायु। वायु गैसों का मिश्रण होती है, और जो गैसों का मिश्रण है वो वायु है। और वायु का आवरण जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ मिलता है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु का आवरण जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ उसको बोलते हैं वायुमंडल, वायुमंडल बोलते हैं। हमारा जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल क्या कहोगे आप? तो अच्छा इसको पहले एक बात और समझते हैं, इसमें थोड़ी सी बेसिक बात है। तो वायु के लिए तो आपने कहा कि सर वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। चलो अच्छी बात है, गैसों का मिश्रण है। वायु में दो प्रकार की गतियां होती है। वायु में कितनी गतियां होती है? दो। एक वायु में होने वाली गति है जिसको बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज गति का मतलब धरातल के समांतर। एक होती है गति एक ऊपर जाना नीचे आना, मतलब लंबवत गति। तो एक क्षैतिज गति और एक कौन सी है? लंबवत। तो देखो वायु के अंदर जो क्षैतिज गति होती है, क्षैतिज जो गति होती है, इस क्षैतिज गति को कहते हैं, जो इसको बोलते हैं पवन। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं विंड। पवन या क्या बोलते हैं? विंड। पवन या विंड बोलते हैं। वायु में होने वाली क्षैतिज गति को क्या बोलते हैं? पवन, विंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपसे कोई बोले विंड क्या है, तो आप कहोगे मूवमेंट ऑफ विंड, मतलब गति किसकी है? पवन की। कैसे? हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। दीदी प्रणाम, आ गए आप? 1 घंटा लेटा केवल, बस आराम से आते क्लास के बाद में तसल्ली से।
बात की जाती है, आपसे पूछा जाता कुछ दुख सुख का है। नींद नहीं खुली थी, जाम था, नींद नहीं खुली ना, नींद नहीं खुल रही है, क्या होगा पता नहीं अपना। तो क्षैतिज जो गति होती है ना, उस क्षैतिज गति क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं, और लंबवत गति को बोलते हैं वायु धारा। लंबवत गति क्या कहलाती है, वायु। तो डायरेक्ट लंबवत गति, कौन सी गति, लंबवत गति, इसको बोलते हैं वायु धारा। क्या बोलते हैं, वायु धारा। इसको बोलते हैं एयर करंट या वायु धारा। यदि गति कैसे होती है, तो जब वायु गर्म होती है, तो वायु जब गर्म होगी तो वायु गर्म होकर के अपना तापीय प्रसार करती है। वायु गर्म होकर के करती है तापीय प्रसार, तो वायु तापीय जब प्रसार करेगी, ऐसे देखो, इसको ऐसे डायग्राम से समझो। तो तापमान की वजह से ही तुम्हारा सारा सिस्टम होता है। मान लो ये एक वायु का कोष्ठ ले लिया आपने, ठीक है, एक एयर सेल ले लिया आपने, ये वायु कोष्ठ है, कोई क्षेत्र ले लिया, इसमें कुछ वायु होगी, और जब यहाँ पर वायु है तो ऊपर से सूरज चमक रहा है, मान लो सूरज चमक रहा है, धरातल गर्म हो रहा है, धरातल छोड़ेगा दीर्घ पार्थिव विकिरण। कौन सी विकिरण, दीर्घ पार्थिव विकिरण। और दीर्घ पार्थिव विकिरणों को गैस क्या कर लेगी, अवशोषित। और जब वायु उस दीर्घ पार्थिव विकिरण को अवशोषित करेगी तो वो क्या हो जाएगी, गर्म। गर्म होगी तो गर्म होकर के आप देखो उस वायु को अपने अंदर क्या होल्ड करना है, टेम्परेचर होल्ड करना है। टेम्परेचर होल्ड करने के लिए वायु क्या करेगी, फैलेगी। अपने आयतन में क्या करेगी, विस्तार। भाई कोई चीज अगर ऐड होती है तो आयतन में क्या होता है, वृद्धि होती है। मान लो एक मटके में आधा मटका भरा हुआ है, तो उसमें आपने आधे मटके में 2 गिलास पानी डाल दिया, तो क्या हुआ, पानी के आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये तो कहते हैं। तो जब ये वायु अपने अंदर ताप को अवशोषित करेगी तो तापमान अवशोषित करने की वजह से इस वायु के आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगी। और तब इसके आयतन में वृद्धि होगी तो ये फैलेगी, और फैल करके ये वायु ऊपर उठेगी। जब वायु ऊपर उठेगी तो इसके ऊपर उठने को कहते हैं वायु धारा। क्या बोलते हैं, वायु धारा, वायु धारा। और ऊपर चूंकि धीरे धीरे गैसों का घनत्व घटता है, तापमान घटेगा, तापमान घटेगा तो वायु कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर जाकर के उतरेगी, और जहां पर वायु आकर उतरेगी यहाँ पर क्रिएट कर देगी उच्च वायु दाब। क्या कर देगी, उच्च वायु दाब। उच्च वायु दाब बना देगी, ये यहाँ पर बना देगी उच्च वायु दाब। क्योंकि जहां से वायु ऊपर उठी थी यहाँ पर बन जाएगा निम्न वायु दाब। कैसा वायु दाब है, निम्न वायु दाब। यहाँ होगा निम्न वायु दाब। और पवने जो चलती है, देखो वायु धारा उत्पन्न हुई तापमान ज्यादा होने की वजह से। देखो वायु धारा ये वायु उत्पन्न हुई तापमान कम होने की वजह से। भाई ऊपर ठंडी वायु थी तब ना नीचे आई, ठंडी भारी हुई और नीचे आई, और जहां गर्म हुई वहां ऊपर उठी, तो ये वायु धारा तो तापमान की वजह से उत्पन्न हुई। और जहां से वायु ऊपर उठी वहां पर लो प्रेशर, जहां वायु उतर रही वहां पर हाई प्रेशर। विंड सर्कुलेशन होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो आप देखो वायु धारा के साथ साथ किसकी उत्पत्ति होगी, पवनों की उत्पत्ति होगी। पवनें सदैव चलती हैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु, उच्च वायु दाब से। ये पवनों के चलने की क्या होती है, मतलब पवनों की उत्पत्ति का कारण मान लो आप, इसका कारण है उच्च वायु दाब निम्न वायु दाब नहीं होगा तो बताओ कौन चलेगी, क्या नहीं चलेगी। उच्च वायु दाब निम्न वायु दाब कौन चल रही है, और पवनें चलती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। और वायु दाब का जितना अंतर होता है दो स्थानों का, उस वायु दाब के अंतर को 1.8 गुना से 1.8 से गुणा कर दो तो आ जाएगी पवनों की गति। जैसे मान लो कि एक ए स्थान है, मान लो पटना है, और पटना के नजदीक मान लो कौन सा है, मोकामा है, ठीक है। पटना में मान लो कि वायु दाब 990 मिली बार है, और मोकामा में मान लो वायु दाब 1010 मिली बार है, ऐसा मान लो आप। तो अब पवनें चलेंगे, देखो यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो एयर प्रेशर, विंड चलेगी हाई टू लो। किस स्पीड चल गई मोकामा से हवाएं, तो दोनों में अंतर कितना है, 20 गुणा कर दो 1.8, 18 36, कितना होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पवनें मोकामा से किस तरफ आएंगी, पटना। ऐसे पवनों क्या निकाली जाती है, स्पीड निकाली जाती है, पवनों गति निकालते हैं, 1.8 से गुणा कर देते हैं वायु दाब के अंतर को, ठीक है ना। तो इसको ऐसे सिस्टम होता है। आई कुछ बात समझ में, अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया। देखो वे सब बातें मेरे से मत पूछो जो अभी चल करके आगे आने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपने मेरे से प्रश्न पूछा, अब मैं उसको लेकर बैठ जाऊंगा बोर्ड पे बना के, तो अभी चूंकि वो आएगा डिस्कस कर देंगे, कोई बात नहीं। ये कौन है भाई वीरेंद्र, हैं कौन है अच्छा नाम उनका लिखा था, भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र थोड़ी लिखा शायरी। चलो अब सुनो आप आगे। तो ये तो वायु का एक बेसिक बात समझ में आई, पवन क्या होती है, वायु क्या होती है। और वायुमंडल हमारे आसपास इसलिए है, उसका कारण है वायुमंडल के हमारे आसपास होने का, और उसका एक बहुत सामान्य कारण है कि हमारी पृथ्वी में एक बल है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। कौन सा बल है, वायुमंडल इसलिए है भाई हम जीवित हैं क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के ऊपर वायु है, ठीक नहीं। वायु नहीं होगी तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, और चूंकि वायु नहीं होगी जीवन नहीं होगा, जीवन नहीं होगा तो फिर आगे बात क्यों कर रहे हैं वैसे भी। लेकिन जो वायु है वायुमंडल वो इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक बल है जिसका नाम कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण। समझे समझे। तो पृथ्वी के वायुमंडल को बनाए रखने का जो कार्य है वो किसका है, गुरुत्वाकर्षण। शुरू में जब वायुमंडल बना तो वायुमंडल बन रहा था शुरुआत में, जब धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, गैसें, जैसे अपन क्या करेंगे, एक गैस के ऊपर मतलब एक को ले लो, एक पतीला ले लो दूध का, दूध गर्म करो गैस के ऊपर, फिर गैस को क्या कर दो, बंद कर दो। तो आप देखोगे तो दूध ठंडा हो रहा होगा, तो उससे विभिन्न गैसें क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही है, देखते हैं भाप निकलती है, नहीं होता है। तो ऐसे ही जब धरती ठंडी होने लगी तो विभिन्न प्रकार की गैसें वायुमंडल में बाहर आने लगी, लेकिन वो सारी गैसें अंतरिक्ष में विलीन हो गई, सारी गैसें चली गई, एक भी गैस नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी, क्योंकि धरती के आसपास कोई गुरुत्वाकर्षण बल था ही नहीं जो गैसों को पृथ्वी के पास में रोक पाता। लेकिन धरती के ठंडा होने के क्रम में या पृथ्वी के विकास के क्रम में कह दो, पृथ्वी के विकास के क्रम में एक बल बना जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बना तब जाकर के वायुमंडल का विकास होना शुरू हुआ, तब वायुमंडल बनना शुरू हुआ। भाई वायुमंडल बन गया, ऑक्सीजन भी नहीं थी, फिर ऑक्सीजन नहीं थी तो एक प्रक्रिया हुई जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और एक रे आती है, किरणें आती है जिनका नाम है, उनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरण। इन्होंने प्रहार किया जल के ऊपर, और जल की बूंदों के ऊपर जब प्रहार किया तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, पृथक हो गए। उसके बाद ओ बनी, ओ मिलकर के बनी O2 मिली। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण और यूवी रेज की टक्कर की वजह से कौन सी गैस बनी, हमारी कौन सी गैस बनी, ऑक्सीजन, प्राणवायु बनी। लेकिन हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मिलती है कौन सी, नाइट्रोजन, 78.08, 78.08। सबसे अधिक हमारे वायुमंडल की जो गैस है कौन सी, नाइट्रोजन को एक फिलर गैस कहते हैं। कौन गैस कहते हैं, फिलर। फिलर कौन सी गैस है, फिलर मतलब पूरक गैस कहते हो आप उसको एक प्रकार से, फिलर गैस कैसे है। तो जहां जहां पर भी पृथ्वी में कहीं भी जहां इसकी कमी होती है,
नाइट्रोजन किसी भी गैस की कमी होती है वहाँ पर आपूर्ति कौन करता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जाके उसका स्पेस ले लेता है। दूसरी सबसे बड़ी जो गैस है, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? तो दूसरी कौन सी? ऑक्सीजन है, ठीक है। 20.95 कितना परसेंट है? 20.95। तो एक नंबर पे गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। दूसरी कौन सी है? ऑक्सीजन, प्राणवायु कहते हैं। तीसरी गैस है जिसका नाम आर्गन। आर्गन। तीसरी कौन सी है? आर्गन। 0.93%। 0.93। कहीं कहीं पे हो सकता है डेटा 0.94 मिल जाए, लेकिन 0.93 भी ठीक है ना। तो चार गैस आपको याद रखनी है सबसे बड़ी हमारे वायुमंडल की। एक गैस जिसका नाम है नाइट्रोजन, दूसरी गैस जिसका नाम ऑक्सीजन, तीसरी गैस आर्गन और चौथी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। 0.036 देखो 0.036 जनरली आपको 0.036 मिलेगी। नए जो रिपोर्ट आएंगे, नए जो आंकड़े आएंगे, नए डेटा आएंगे, उनके हिसाब से कुछ जगहों पर 0.38, कुछ जगहों पर 0.40, क्योंकि मात्रा में क्या हुई है? वृद्धि हुई है CO2। अरे हमने इतना कोयला जलाया है, इतना पेट्रोल डीजल फूंका है, तो CO2 नहीं बढ़ेगा। और CO2 तो बाहर तो जा नहीं रहा है, स्पेस के अंदर अंतरिक्ष में जाएगा नहीं, CO2 यहीं पर रहेगा, धरती पे रहेगा। तो लगातार CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही, तब ना हो रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग। समझ रहे हैं बात को? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? वो है आपकी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे ज्यादा उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये एक्ट करती है एज ए ग्रीन हाउस। किसकी तरह एक्ट करती है? ग्रीन हाउस, है ना। ग्रीन हाउस जैसे आपने कभी गाड़ी देखी है? अच्छा, गाड़ी तो सभी ने देखी होगी, लेकिन गर्मियों में आप गाड़ी में बैठे हो? गर्मियों में बैठे हो? गर्मियों में गाड़ी में तो आप देखो बाहर मान लो टेम्परेचर है 30 डिग्री, तो गाड़ी के अंदर तापमान मिलेगा 40 डिग्री। पता ऐसा होता ही नहीं होता है? कैसे? तो उसमें क्या होता है ना कि जो सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है, रेडिएशन, तो सोलर जो रेडिएशन होती है, तो वो जो कांच होते हैं गाड़ी के, वो उस सोलर रेडिएशन को दीदी ध्यान रख दे। नोट्स तैयार हो रहे हैं नीचे तुम्हारे लिए, मिल जाएंगे, ध्यान रखो। क्वेश्चन भी जुड़वा दी उसमें ना, क्वेश्चन भी लगा रहे हैं उसमें ना। तो ऊपर से सोलर रेडिएशन है। अपने क्लास में क्या करना है? चीजों को सुनना है। पता नहीं बच्चे ऐसा कहते हैं कि मेरे सुनने से याद हो जाता है, होता है क्या? ऐसा क्यों होता है? ये बात समझ नहीं आ रही। मैं बहुत देर पढ़ाता हूँ भाई, ऐसा सही बात है कि हाँ, इसका मुझे बेनिफिट लेना चाहिए ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो 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 ठीक है। देखो अभी तो मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सर को एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा। मैं सर को अगर वैसा हो पाया तो मजा आएगा थोड़ा सा ना। देखते हैं, खैर अभी तो सिलेबस पूरा करवा अपना ना। बस अपन तो ये चाह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम 2 महीना खिसक जाए कैसे करके। सुनो सुनो, बहुत सारे ऐसे हैं उनकी 2 महीना खिसक जाए तब भी तैयारी नहीं होगी, है ना। ऐसे हैं उनकी कुछ भी कर दो, बोले 1 साल दे दो, और फिर भी वो कहेंगे बस 2 महीना हो, 1 महीना हो, बस 15 दिन और मिल जाए, फिर भी तैयारी नहीं होगी ना। तो लेकिन हाँ, ये है 1.5-2 महीना मिल जाएगा तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। 30 फरवरी को हो जाए 30 फरवरी को पेपर ले ले सरकार, है ना। तो अब आगे चलें। तो चार कैसे कौन कौन सी? 1 नंबर बोलो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। कार्बन डाई ग्रीन हाउस का काम करती है। किस काम करती है? तो गाड़ी के शीशे ना सोलर रेडिएशन को आने तो देते हैं, लेकिन जो वो शीशे है ना कांच, वो जितना रेडिएशन आया उतना रेडिएशन बाहर नहीं जा पाता, इसलिए अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा। इसलिए जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। और ग्रीन हाउस में क्या होता है कि बाहर से सोलर रेडिएशन आएगी तो बाहर टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री सर्दी है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही, लेकिन भाई सूरज तो निकलता ही है भाई, थोड़ा आई ज्यादा सूरज आता ही है, तो जो ग्रीन हाउस होता है ना उसके अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो वो एक प्रकार से ग्रीन हाउस होता है। और पृथ्वी पर ये जो CO2 है, ये सोलर रेडिएशन जो आती है उसको कौन एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर? धरती। भाई सूरज से कुछ विकिरण आई, उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया? धरती। धरती ने अवशोषित किया, और फिर धरती ने उसको जितना अवशोषित किया उतना छोड़ा। तो सूरज से आई थी लघु सौर विकिरण, और धरती ने छोड़ा उसको दीर्घ पार्थिव विकिरण। अरे सूरज से आई तो सौर विकिरण है, कैसी है? शॉर्ट सोलर वेव्स है, शॉर्ट सोलर रेडिएशन के रूप में आ रही, और धरती ने छोड़ा तो उसको लॉन्ग टेरेस्ट्रियल या दीर्घ पार्थिव विकिरण है। और जो दीर्घ पार्थिव विकिरण छोड़ी, तो अगर CO2 कम होगी तो वो जो पार्थिव विकिरण, दीर्घ पार्थिव विकिरण बाहर चली जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा। लेकिन CO2 ज्यादा हो जाएगी तो वो अपने अंदर दीर्घ पार्थिव विकिरण क्या करेंगे? अवशोषित। और खुद जब गैस अवशोषित कर गर्म हो जाएगी तो टेम्परेचर भी ओवरऑल क्या हो जाएगा? वायुमंडल का बढ़ जाएगा। ये तो है, बिना CO2 के भी काम नहीं चलेगा। आप समझो कि CO2, मानो कि CO2 कम हो जाए, CO2 नहीं हो तो वायुमंडल गर्म कौन करेगा? बात समझिए, मतलब वही बात होगी ना कि अगर दुनिया में आग नहीं हो तो बताओ कैसे हम चला जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर CO2 नहीं होगी तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा कि मानव सामान्य रूप से, सामान्य आम प्राणी सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए CO2 भी जरूरी है, और CO2 भी जरूरी है। अच्छा, आग को भी नियंत्रित कौन करता है? CO2 करता है। तो सही बात है कि नहीं? CO2 नहीं हो, ऑक्सीजन हो जाए तो आग भी बहुत लगेगी, है कि नहीं। तो CO2 बहुत जरूरी है, लेकिन CO2 का जो एक निश्चित निर्धारित स्तर है वो बना रहे, उसमें नेचुरल रहे, छेड़खानी उसके साथ में ना हो, ठीक है ना। तो हम तो क्या करें? लगातार CO2 बढ़ा दे रहे हैं, तो इस ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब हम आते हैं कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के कौन कौन से मंडल हैं। तो पृथ्वी के मंडलों को हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं। 5 प्रकार से बांटोगे तो एक मंडल होता है, उसको बोलते हैं कौन सा? क्षोभमंडल। कौन मंडल होता है? क्षोभमंडल। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर होता है, ट्रोपोस्फीयर। देखो इसमें एक तो बात ही आती है कि इसकी जो एवरेज हाइट है, वो एवरेज हाइट आपकी है ना, वो कितनी है? वो 13 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? देखो इसकी अधिकतम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, वो अधिकतम ऊंचाई जो आती है वो अधिकतम ऊंचाई कहां पर आती है? इक्वेटर के ऊपर, विषुवत पर आती है। और विषुवत पर जो आती है वो आती है 18 किलोमीटर। विषुवत पर कितनी आती है? विषुवत पर 18 किलोमीटर आती है, 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर कितनी आती है? 18। और न्यूनतम ऊंचाई जो है, न्यूनतम ऊंचाई वो न्यूनतम ऊंचाई आती है, और न्यूनतम ऊंचाई आती है, और ये आती है ध्रुवों पर। कहां पर आती है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर आती है, और ध्रुवों पर केवल कितनी है? 8 किलोमीटर। ध्रुवों के ऊपर कितनी आती है? 8 किलोमीटर। ध्रुवों के ऊपर आती है 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर आती है कितनी? 8, और विषुवत पर आती है कितनी? 18। आई बात समझ में? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विषुवत रेखा पर सूरज क्या होता है? लंबवत, मतलब विषुवत रेखा के आसपास सूरज की किरणें क्या गिरती है? सीधी गिरती है। इसलिए चूंकि विषुवत रेखा के आसपास सूरज की किरणें ज्यादा गिरेंगी, इसलिए तापमान क्या होगा? ज्यादा। और चूंकि तापमान विषुवत रेखा के आसपास ज्यादा होगा, इसलिए गैसें, इसको चुप कर ले आदमी को, ए लड़का इधर सुन ले, तो विषुवत रेखा के आसपास गैसें गर्म होकर ज्यादा ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो वहां पर क्षोभमंडल क्या होगा? ज्यादा ऊंचा होगा। जैसे ध्रुव की तरफ जाओगे, पोल की तरफ, तो तापमान क्या होगा? घटेगा। चूंकि तापमान घटेगा इसलिए आप पाओगे कि ध्रुवों की तरफ जाते हैं, इधर देखो ना, ध्यान दो, तो ध्रुवों की तरफ जाओगे तो वहां तापमान क्या कम है? गैसें क्या ठंडी है? ठंडी है तो क्या होंगी? नीचे। तो विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा है तो गैस गर्म, गर्म तो मतलब तापीय प्रसार गैसों का ज्यादा, वायुमंडल ऊंचा। और ध्रुवों के आसपास गैसें ठंडी, तापमान कम, गैसें ठंडी और वायुमंडल नीचा। इसलिए लगातार विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं तो क्षोभमंडल की ऊंचाई क्या होती है? घटती है। और औसत ऊंचाई कितनी है? 13। औसत कितनी है? 13 है।
जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती हैं वो सारी कहाँ पर होती हैं आपकी, वो होती है क्षोभ मंडल। कहाँ पर होती है, क्षोभ मंडल में सारी मौसमी गतिविधियां संपन्न होती है, ठीक है ना। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में संपन्न होती है, तो क्षोभ मंडल में सारी मौसमी गतिविधियां आएंगी, ध्यान रखना है क्षोभ मंडल में, ठीक है। सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल में। अच्छा ये बात हो गई आपकी क्षोभ मंडल की। अब सुनो आप दूसरी बात पर चलो। सेकंड थिंग क्या है, दूसरी बात क्या है, बिजली बनना, मतलब बिजली का कड़कना, बादल बनना, ओले गिरना, चक्रवात, जितने भी घटनाएं हैं वो सब कहाँ पर होते हैं, क्षोभ मंडल। तो एक बात तो ये है, क्षोभ मंडल में तापमान गिरता है। तापमान क्या होता है, गिरता घटता है तापमान। तो तापमान घटने की दर होगी वो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, घटता है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, माइनस होता है, गिरेगा। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा। तो ऐसे क्योंकि ऊपर चलने पर गैसों का घनत्व क्या हो रहा है, घट रहा है। गैसों का घनत्व घटा इसलिए तापमान भी घटा। एक बात तो ये। फिर इसके ऊपर 13 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो 13 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक एक मंडल होता है, उसको बोलते हैं समताप। कौन मंडल है, समताप। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल के बारे में ध्यान रखना कि समताप मंडल जो है वो समताप मंडल में एक परत मिलती है, एक गैस मिलती है, उसको बोलते हैं ओजोन। कौन गैस, ओजोन गैस। कौन सी गैस है, ओजोन। ओजोन गैस में जब यूवी रे जाती है, सूर्य की विकिरण आती है। हाँ नींद आ रही बहुत ज्यादा, नींद तो पता कैसे यहीं सो जाए आराम से, चाय कॉफी, हाँ पता नहीं, नींद बहुत ज्यादा आती है मुझे, मन करता है 8 घंटे सो जाए आराम से। क्या इसको नहीं सुनोगे? समताप मंडल, कौन सा मंडल है, समताप मंडल। दीदी दीदी रख देना इसको, बाद में लिख लेना, कुछ लिखने का फायदा नहीं है सबको ना, मत लिखो। समताप मंडल, समताप मंडल। ऐसे सुनो, हे हेलो, क्या बाबा है क्या, इधर देख ले फिर। समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर, कितना ऊंचा है, 50। समताप मंडल में गैस मिलती है, उसको बोलते हैं ओजोन। कौन गैस है, सोलर। अरे सुन लो यार, ऊपर से यूवी रे जाती है, कौन रे जाती है, यूवी रे जब आएंगी ना तो वो किस पर गिरती है, ओजोन पर। किस पर गिरती है, ओजोन। हाँ अब कमेंट दिखाओ इनके, ओजोन पर गिरती है। और ओजोन पर जब गिरती है ना, ओजोन पर, तो वहां पर ओजोन का विखंडन होता है। किसका विखंडन होता है, हम गरीब लोग हैं सर जी, हमारे यहाँ नहीं होता है कि ये कौन गरीब है इतना मरा हुआ गरीब बेचारा। तो ओजोन के विखंडन निर्माण, विखंडन निर्माण, विखंडन निर्माण। तो ओजोन क्या करती है, आप कह दो कि ओजोन अपने अंदर अवशोषित करती है किसको, सोलर रेडिएशन को, यूवी रेज को करती है। क्योंकि जब ओजोन जो है अपने अंदर यूवी रेज को अंदर अपने खुद के अंदर समाहित करती है, अवशोषित करती है, तो उससे क्या होता है कि जितना एरिया में आपकी ये है क्या बोलते हैं ओजोन है, वहां का तापमान बढ़ जाएगा। रासायनिक क्रिया हो रही है ना। तो देखो क्षोभ मंडल में तापमान क्या हुआ था, घटा, लेकिन ओजोन मंडल में जाते ही तापमान बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि वहां ओजोन यूवी रेज क्या करती है, अवशोषित, जिससे उसके तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पहले तापमान घटा, फिर तापमान बढ़ा। तब मौसम शांत रहता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो लंबी दूरी के वायुयान है उन सबको किस मंडल में उड़ाते हैं, समताप मंडल में। आगे देखो नेक्स्ट, समताप मंडल के बाद में एक आता है मध्य मंडल। कौन सा आता है, मेसोस्फीयर या मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल सुनो, आपने कहा पहले तापमान घटा, फिर उसके बाद तापमान बढ़ा, फिर तापमान घटे। देखो घटा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो लगातार बढ़ रहा है, फिर है ना, ये ध्यान रखना। पहले घटना, फिर बढ़ना, फिर घटना, फिर लगातार बढ़ना। तो मध्य मंडल में तो फिर अब ओजोन है नहीं, मध्य मंडल में ओजोन नहीं है। 80 किलोमीटर तक ऊंचाई मिलती है किसकी, मध्य मंडल तक। 80 किलोमीटर तक कौन मिलेगा, 50 से ऊपर 80 तक कौन मिलेगा, मध्य मंडल। जितने भी उल्कापिंड आते हैं वो उल्कापिंड कहाँ आकर नष्ट हो जाते हैं, मध्य मंडल। नष्ट होते हैं मध्य मंडल में आकर के उल्कापिंड क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और मध्य मंडल में की जो ऊपरी सीमा होती है, अपर लिमिट, वहां टेम्परेचर -100 डिग्री होता है। कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में। उस 80 किलोमीटर से ऊपर का जो मंडल उसको बोलते हैं आयन मंडल। कौन सा बोलते हैं, कुछ स्रोत में मिलता है 640, कुछ में मिलता है 400, ठीक है। तो आयन मंडल जो होता है, उस आयन मंडल के अंदर चार्ज गैस पार्टिकल्स मिलते हैं, आवेशित गैसों के कण। क्या मिलते हैं, आवेशित गैसों के कण। आप देखो जिसके नाम में ही आवेशित है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो आयन मंडल के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। आयन मंडल, उसके ऊपर कौन होता है आपका, बहिर्मंडल, है ना। तो उसके बाद ऊपर होता है बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से 5 मंडल आपके होंगे, नीचे सबसे क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहि। आयन और बहिर्मंडल के अंदर तापमान बहुत उच्च मिलता है, इसलिए इनको ताप मंडल के नाम से भी जाना। ताप मंडल कह दो, या फिर दो अलग अलग कहोगे तो पहले आयन और फिर कौन सा है, बहिर्मंडल। तो ये जो आयन मंडल होता है, इसी में या इससे ऊपर ही फिर जो सैटेलाइट है वहीं पर लॉन्च आपके किए जाते हैं। यहाँ पर बहिर्मंडल के अंदर आपके सैटेलाइट क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के बातें हैं, ये बहिर्मंडल के अंदर आ जाएंगे आपके। बहिर्मंडल में कुछ आयन मंडल के अंदर, जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, कहाँ क्रिकेट खेलता हूँ मैं, अरे तो गांधी मैदान में, तो खेलना थोड़ी आता है मुझे, वो तो वैसे ही। अरे मैं तो बुक फेयर में गया था, तो चक्कर मार, हाँ तो वैसे थोड़ा बहुत तो खेल लेते हैं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए खेला ना, वीडियो बनाने के लिए नहीं खेला, खेलने के लिए खेला, है ना। तो वो तो ठीक है, इतना खेलना चाहिए ना। नहीं मैं तो क्या कह रहे हैं, चौसी भाई हाँ चौसी भाई खेल सकते हैं, ये चाहिए। केजीएस में जगह भी ठीक है ना, खूब सारी बड़ी सी बिल्डिंग है, तो पूरा चौसी भाई खेलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे वो भी कंकर से खेलते हैं, गट्टा खेलते, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलंपिक खेलती है, वो तो ओलंपिक में भी होता है, उसका खेलता है ऐसे ऐसे हाथ में, है ना। और एक वो खेलते हैं पाला खेलते हैं, लेकिन एक पैर से एक पत्थर को आगे करना, वो है ना। अब हम तो वो खेलते, लद्दा गोली खेलते थे पहले ना, वो उसमें वो भैया रहता था, वो जैसे एक लड़का उसमें क्या होता था ना, एक लड़का ऐसे होगा ऐसे, तो ऐसे होगा ऐसे ऐसे, तो एक भाग के आता था ऐसे, तो एक भाग के आएगा, उसमें हाथ रख के कूद जाएगा उसमें बड़ा मजा आता था। उसमें शरारत करने का मन करता था, मैंने भी किया था, तो मैं ऐसे बना हुआ था, तो वो आया भाग के मैं आगे खिसक गया। ओ भाई वो तो पड़ा ना, वो सीन जो ना, अब समझ नहीं होती है ना बचपन में कि यार कितनी भयानक लगेगी, फर्स्ट पे पड़ा, फर्स्ट के ऊपर, उसकी तो हालत खराब हो गई। एक बार की तो मुझे बहुत याद आती है, एक सिस्टम होता था कि जैसे स्कूल में क्या होता था ना, लड़के खेलते हैं जनरली उसको, तो एक लड़का ऐसे लग गया दीवार में, फिर उसके पीछे दूसरा ऐसे कमर पकड़ लेता है, 2 3 4 5 लड़के लग गए लाइन में, एक लंबी लाइन बन गई। अब इतनी दूर से भाग के आएंगे, ठीक है, सबसे पीछे जो खड़ा होगा उसके ऊपर हाथ रख के सबसे आगे वाले पे जाना होता है,
वो सब बन गए, फिर उसके पीछे लगातार पूरे के पूरे बच्चे ऐसे ऐसे कूदते जाएंगे, पूरा देखो एक लाइन पूरा बन जाती है, उसमें बल सारे एक दूसरे के ऊपर हो रहते हैं। अब उसमें क्या हम खेल रहे थे भाई, डेली खेल रहे थे, तो रेस्ट वाली लंच हम भी खेल रहे थे। अब एक बात तुम मत मानना, लड़कियों की आदत होती है, जब भी स्कूल में लड़कियों की आदत होती है, जब भी लड़के कुछ खेलते हैं तो लड़कियों का होता है नहीं हटेंगे। आपने कुछ आपने 15 किया, आपने कोई रखी थी लड़की, आप देखना है ना। तो भाई हम ऐसे खेल रहे थे, इधर लड़कियां बैठी थी सारी, 10वीं क्लास की 9वीं क्लास की बात है, और हम मतलब समझो 6 लड़कों के ऊपर 25 लड़के लगे हुए थे, उसको लगता वही बोल रहे हैं 25 तो ऊपर और 6-7 नीचे भाई। अब लड़कियां नहीं हट रही थी, हम उनको कहा हट जाओ तो हम खेलेंगे, नहीं हटी तो मत हटो, सारे लोग एक ने धक्का मारे सारे उनके तरफ। आप लोग भाई जो आप जो हमारी जो सुखाई हुई ना, हमें पता है ऐसे नहीं मारा गया, हाथ में नहीं मारा गया, हमें पता है कैसे नीम का पता है, हम सबको लगा दिया ऐसे, सबको लाइन में लगा दी, पूरी लाइन लगा दी, और भाई 2 मास्टर आए और नीम की लकड़ी लाए तोड़ के, तो ऐसे नहीं मारे, तो ऐसे मारे घुमा घुमा क्योंकि सारी लड़की नीचे दब गई, तो जो सुताई हुई ना, जो सुताई हुई तो तगड़ी वाली मार लगी थी, है ना। मजा पेट का मजा आ गया ना। स्कूल में तो देखो, स्कूल में पिटने में मजा तब नहीं आता जब कुछ लोग बैठे होते हैं, स्कूल में पिटने का मजा जब आता है जब सारे पिटते हैं, जब सारे तो कोई गम नहीं है, कोई नहीं, मारो और मारो ना। और क्लास में जब अकेले नंबर अकेले तो एक अकेला बच्चा जब पिटता है तो भाई वो मतलब वो पूरा ना मतलब अंदर से टूट जाता है वो बच्चा। अकेला बच्चा पिटता है अकेला, जैसे अकेला मतलब मेरी पिटाई होगी तो मैं अंदर से टूट जाऊंगा, ये सब बैठे हैं मैं अकेला पिट रहा हूँ। उसमें रहता है, और वो अकेला जो पिटने वाला है उसका फिर अलग स्वैग होता है, तो वो टीचर वो कहता हाथ आगे कर, तो पहले तो मास्टर ट्राई कर देखेगा, अच्छा फिर मास्टर नहीं मानता है, फिर वो हाथ फिर वो हाथ में मारेगा, तो मास्टर मारेगा तो फिर वो ना जोर से लग जाएगी, जैसे यहाँ पर लगती है तो जोर से लगती है, तो जैसे हाथ पे खूब एक्सपीरियंस पिटने देखो। तो पता है जैसे मारेगा तो जैसे गुस्सा आएगा मारेगा तो, क्योंकि बाकी बैठे हैं सब देख रहे हैं, तो फिर वो बच्चा क्या करता है ना कि ऐसे कर लेता है मार ले, तो ऐसे है ना मार ले जितना मारना है, और फिर ना फिर पिट के बाहर देख लूंगा। हम लोग को पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन जो स्कूल का वही स्कूल का ही है ना। और देखो अब जब अपने स्कूल में होते हैं तो अपने ये सोचते हैं कि कैसे करके स्कूल से पीछा छूट जाए, और फिर बाद में ऐसे याद करते हैं, है कि नहीं, लेकिन वो अलग ही समय होता है कि नहीं। चलो ठीक है भाई, कल पढ़ाते हैं, तो वायुमंडल का मैंने मोटा मोटा बता दिया है, और कल क्या पढ़ाएं, फिर कल पढ़ाते थे पानी की धाराएं, जल धाराएं, कल पढ़ाते हैं जल धाराएं, और फिर परसों 10 तारीख की एक दिन छुट्टी लूंगा मैं, फिर 11 तारीख को जब अपन पढ़ेंगे ना तो 9 की छुट्टी रखेंगे, 9 तारीख एक दिन की, 9 या 10 की किसी दिन, 10 की, और फिर अपन शुरू करेंगे महाद्वीप, ठीक है ना। तो महाद्वीप की सारी पीपीटी पहले हाथ में देंगे आपको, PDF A4, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे महाद्वीप, ठीक है। और वो वर्ल्ड के नोट्स भी दे देंगे, नहीं भूलनी, ठीक है। थैंक यू।